सोना भाभी वैसे तो कविता की भाभी थी। कविता जो स्कूल में मेरी सहपाठिनी थी और हमारे घर भी एक ही गली में थे। कविता के साथ मेरा दिन रात का उठना बैठना ही नहीं, उस घर में मेरा पारिवारिक संबंध भी रहा था। शिवेन भैया, दोनों परिवारों में हम सब भाई बहनों में बड़े थे। जब सोना भाभी ब्याह कर आई तो मुझे लगा ही नहीं कि वह मेरी अपनी सगी भाभी नहीं है। सोना भाभी का नाम उषा था। उनका पुकारने का नाम भी सोना नहीं था। न हमारे घर बहू का नाम बदलने की कोई प्रथा ही थी, पर चूंकि भाभी का रंग सोने जैसा था, अतः हम सभी भाई बहन यूं ही उन्हें सोना भाभी बुलाने लगे थे। बस वह हमारे लिए उषा नहीं, सोना भाभी ही बनी रही। सुंदर नैन नक्श, बड़ी बड़ी भावपूर्ण आंखें, मधुर गायन और सबसे बढ़कर उनका अपनत्व से भरा व्यवहार। उनके हाथ का बना भोजन स्वाद से भरा होता था और उसे खिलाने की जो चिंता उनके चेहरे पर छलकती थी, उसे देखकर हम उनकी ओर बेहद आकर्षित होते थे। शिवेन भैया अभी इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे कि उन्हें माता पिता ही नहीं, दादा दादी के अनुरोध से विवाह बंधन में बंधना पड़ा। पढ़ाई पूरी करके वह दिल्ली चले गए, फिर वहीं रहे। हम लोग भी अपने अपने विवाह के बाद अलग अलग शहरों में रहने लगे। कभी किसी खास आयोजन पर ही मिलने तो सोना भाभी का प्यार हमें स्नेह से सराबार कर देता। उनका स्नेहिक आतिथ्य हमें भाव विभोर कर देता। आखिरी बार जब सोना भाभी से मिलना हुआ, उस समय उन्होंने सलवार सूट पहना हुआ था। वह मेरे सामने आने में झिझक रही थी। मैं ड्राइंग रूम में बैठने वाली तो थी नहीं, भागकर दूसरे कमरे में पहुंची तो वह साड़ी पहनने के लिए जा रही थी। मैंने छुटते ही कहा, यह क्या भाभी, आज तो आप बड़ी सुंदर लग रही हो, खासकर इस सलवार सूट में। नहीं, उन्होंने जोर देते हुए कहा। मैंने उन्हें शय दी। भाभी, आपकी कसम, चेहरी काया पर यह सलवार सूट तो खूब फब रहा है। नहीं माया, मुझे संकोच लगता है, बस 2 मिनट में। पर क्यों? आजकल तो हर किसी ने सूट सलवार अपने पहनावे में शामिल कर लिया है। यहाँ तक कि उन बूढ़ी औरतों ने भी, जिन्होंने पहले कभी सलवार सूट पहनने के बारे में सोचा तक नहीं था। सुविधाजनक होता है न भाभी, फिर रख रखाव में भी साड़ी से आसान है। यह बात नहीं है माया, मुझे कमर में दर्द रहता है तो सब ने कहा कि सलवार सूट पहना करूं, ताकि उससे कमर अच्छी तरह ढकी रहे तो वह हिस्सा गर्म रहेगा। हाँ भाभी, सो तो है। मैंने हामी भरी, पर मन में सोचा कि सबकी देखा देखी उन्हें भी शौक हुआ होगा तो कमर दर्द का एक बहाना गढ़ लिया है। सोना भाभी ने इस हंसी मजाक के बीच अपनी जादुई उंगलियों से खूब स्वादिष्ट भोजन बनाया। इस बीच कई बार मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी और भाभी का मोबाइल से बात करती रही। कोई ख़ास बात न थी। हाँ, शिवेन भैया आ गए थे। उन्होंने हंसी हंसी में कहा कि तुम्हारी भाभी को उठने में देर लगती है। फ़ोन बजता रहता था और कई बार तो बजते बजते कट भी जाता था। इसी से इनके लिए मोबाइल लेना पड़ा। साल भर बाद ही सुना कि सोना भाभी नहीं रही, उन्हें कैंसर हो गया है। सोना भाभी के साथ जीवन की कई मधुर स्मृतियाँ जुड़ी हुई थी, इसलिए दुख भी बहुत हुआ। लगभग 5 सालों के बाद कविता से मिली, तब भी हम दोनों की बातों में सोना भाभी ही केंद्रित थी। बातों के बीच अचानक मुझे लगा कि कविता कुछ कहते कहते चुप हो गई थी। मैंने कविता से पूछ ही लिया, कविता, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ कहते कहते चुप हो जाती हो। क्या क्या बात है? हाँ माया,
मैं अपने मन की बात तुम्हें बताना चाहती हूँ, पर कुछ सोच कर झिझकती भी हूँ। बात यह है, एक दिन सोना भाभी से बातों बातों में पता लगा कि उन्हें प्राय रक्तस्राव होता रहता है। भाभी बताने लगी कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। 50 से 5 साल ऊपर की हो रही हूँ। भाभी पहले से भी सुंदर कोमल लग रही थी। बालों में एक भी रजत तार नहीं था, वह भी बिना किसी ड्राई के। वह इतनी अच्छी लग रही थी कि मेरे मुंह से निकल गया, भाभी आप चिर यौवना है ना, इसलिए देखिए आपका रंग पहले के मुकाबले और भी निखरा निखरा लग रहा है और चेहरा पहले से भी कोमल सुंदर। आप बेकार में चिंता क्यों कर रही हो? यही कथन, यही सोच मेरे मन में आज भी कांटा सा चुभता रहता है। क्यों नहीं उस समय उन पर जोर दिया था कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है वह ठीक नहीं है, आप डॉक्टर से परामर्श लें। क्यों झूठा परिहास कर बैठी थी मैं। मुझे भी उनके कमर दर्द की शिकायत याद आई। मैंने भी तो उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। मन में सोचकर मैं खामोश हो गई थी। भाभी और भैया दोनों ही अस्पताल जाने से बहुत डरते थे, या यूँ कहे कि कतराते थे। शायद कुछ कटु अनुभव हो। वहाँ बात बात में लाइन लगाकर खड़े रहना, नर्सों की डांट डपट, बेरहमी से सुई घुसेड़ना, अटेंडेंट की तीखी उपहास करती सी नज़रें, डॉक्टर का शुष्क व्यवहार आदि से बचना चाहते थे। भाभी को सबसे बढ़कर डर था कि कैंसर बता दिया तो उसके कष्टदायक उपचार की पीड़ा को झेलना पड़ेगा। उन्हें मीठी गोली में बहुत विश्वास था। वह होम्योपैथिक दवा ले रही थी। माया, बहुत सी महिलाएं अपने दर्द का बखान करने लगती है तो उनकी बातों की लड़ी टूटने में ही नहीं आती। कविता बोली, उनके बयान के आगे तो अपने को हो रहा भीषण दर्द भी बोना लगने लगता है। सोना भाभी को भी मैंने ऐसा ही समझ लिया। उनसे हंसी में कहीं बात आज भी मेरे मन की सलती हैं कि कहीं उन्होंने मेरे मुंह से अपनी काया को स्वस्थ कहे जाने को सच ही तो नहीं मान लिया था और गर्भाशय के अपने कैंसर के निदान में देर कर दी हो उसने। माया, लगता यही है कि उन्होंने इसलिए अपने पर ध्यान नहीं दिया और इसे ही सच मान लिया कि रक्तस्राव होते रहना कोई अनहोनी बात नहीं है। सुनते हैं कि हार्मोन्स वगैरह के इंजेक्शन से यौवन लौटाया जा रहा है, पर भाभी के साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं यहीं पर अपने को अपराधी मानती हूँ। यह मैं किसी से बता नहीं सकी, पर तुमसे बता रही हूँ। भाभी मेरी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करती थी। 3-4 महीने भी नहीं बीते थे जब रोग पूरे शरीर में फैल गया। सोने सी काया स्याह होने लगी, अस्पताल के चक्कर लगने लगे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे भी याद आने लगा जब मैं अंतिम बार उनसे मिली थी। मैंने भी उन्हें कहा गंभीरता से लिया था। माया, तुम कहानियाँ लिखती हो ना? कविता बोली, मैं चाहती हूँ कि सोना भाभी के कष्ट की, हमारे दुख की, मेरे अपने मन की पीड़ा तुम लिख दो, ताकि जो भी महिला कहानी पढ़े वह अपने पर ध्यान दे और ऐसा कुछ हो तो शीघ्र ही निदान करवा ले। कविता बिलख रही थी। मेरी आंखें भी बरस रही थी। उसे सांत्वना देने वाले शब्द मेरे पास नहीं थे। वह मेरी भी तो बहुत अपनी थी। कविता का अनुरोध नहीं टाल सकी, सो उसकी व्यथा कथा लिख रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।